अच्छा, हम लोगों ने कल जो है वो इनहेरिटेंस जो टैक्स है उसका फाइनल हमने चीज़ें थोड़ी बहुत देखी थी। दैट वाज डेथ ईस्टेट के बारे में हमने बात की थी, उसके ऊपर आईएचटी कैसे पे होता है, हमने वो चीज़ देखी थी। और आखिर में मैंने आपको एक बताया था, रेजिडेंस निल रेट बैंड जिसको आरएनआरबी कहा जाता है, और ये आपको 175,000 की अमाउंट तक आपको मिलता है। यानी अगर किसी भी इंसान की कोई एक रेजिडेंस उसके डेथ के टाइम पर उसके नाम पर है, और ऐसी रेजिडेंस जो उसकी मेन रेजिडेंस कंसिडर हो, जिसमें वो अपनी जिंदगी में रहा हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 175,000 तक आपको अलाउड होती है कि उस पर आप टैक्स पे ना करो। ठीक है। तो अब आज हम इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस जो है कुछ सॉल्व करते हैं। दो तीन क्वेश्चंस हम देखते हैं कि सेक्शन सी में जब आपका इनहेरिटेंस टैक्स अराउंड 10 मार्क्स का जब आपका आता है, तो वो कैसे उसको जो है वो डील किया जाता है। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ साथ आपकी जो है जो इसके जो शॉर्ट एमसीक्यूज है वो भी आपके प्रैक्टिस जो है वो हो जाएंगे। तो मैं इसको आपको एक्सेल पे जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक जेम्स का क्वेश्चन जो है वो शो हो रहा होगा। आप कोशिश करें, आपके पास होगा किट्स होंगी, आप उस पर ये क्वेश्चन जो है वो ओपन कर लें, क्योंकि मैं आप एक्सेल स्क्रीन शो करवाऊंगा और वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है। तो फिर बार बार जो है वो स्क्रीन स्विच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि ये आप अपने पास ओपन कर लें। कैप्लन की बुक्स, टेक्स्ट बुक कैप्लन की एग्जाम किट है, पेज नंबर 131, क्वेश्चन 210 है। और हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी। आई होप सो आपको मेरी दूसरी एक्सेल की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी, और हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पास प्लीज ओपन कर अफाक लें। भाई पेज नंबर पेज नंबर 131, जेम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210 है, इनहेरिटेंस टैक्स का सेक्शन सी है ये आपके पास। इसको ओपन कर लें प्लीज। चलें, मैं अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके पास कि जेम्स डाइड ऑन 22nd January 2025, ही मेड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको एक्सेल शीट पर करनी होगी। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ क्वेश्चन जो ए है उसके साथ आपको एक्सेल का यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर जो है वो बनी हुई है। तो कहता है कैलकुलेट द इनहेरिटेंस टैक्स विच विल बी पेएबल एज अ रिजल्ट ऑफ जेम्स डेथ एंड स्टेट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो आपसे इनहेरिटेंस टैक्स में मांगता है। जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, ये वही चीज आपसे मांग रहा है। फिर दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सॉल्व करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट माइट हैव बीन बेनिफिशियल फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पस इफ जेम्स हैड लेफ्ट अ पोर्शन ऑफ हिज ई स्टेट टू हिज नेफ्यू रादर टू हिज ब्रदर। और दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट माइट बी एडवांटेजियस फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पस फॉर अ पर्सन टू मेक लाइफ टाइम गिफ्ट्स इवन व्हेन सच गिफ्ट्स आर मेड विद इन 7 years ऑफ डेथ। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले जो आपने क्या करना है, आप क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग से एक्सेल जो है वो आपको दी होती है, तो आपको कोई इतना जो है वो सेपरेटली इसको मेंशन करने की इतना ज़रूरत जो है वो नहीं होती। यहाँ पर आपने ज़रूर मेंशन करना है कि ये आपका पार्ट ए है। ठीक है। अब पार्ट ए में उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे मांगा है कि आपने इनहेरिटेंस टैक्स कैलकुलेट करना है जो उसकी डेथ के टाइम पर उसको पे करना होगा। ठीक है। अब वन बाय वन हम देखते हैं। कहता है कि जेम्स डाइड ऑन 22nd January 2025, ही हैड मेड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक जरूर हेडिंग दे दें कि उसका डेथ टाइम जो है, या उसकी डेथ जो है वो कब हो रही है, ताकि आपको याद रहे। दैट इज 22nd January। आप कोशिश करें कि कैप्स लॉक ना यूज करें। ठीक है, थोड़ा सा वो सही रहता है बगैर कैप्स लॉक के। तो 22nd January 2025 उसकी जो है वो डेथ टाइम है। ठीक है, बेशक आप इसको जो है वो बोल्ड कर लें। अच्छा।
उसके बाद जो है वो कहता है ऑन 9 अक्टूबर 2017, पहला पॉइंट है, अ कैश गिफ्ट ऑफ 35,000 टू अ ट्रस्ट, नो लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स वॉज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस गिफ्ट। अच्छा, अब यहाँ आप समझें कि उसने गिफ्ट किया है ट्रस्ट को, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये सीएलटी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और वो ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, इस गिफ्ट के केस में उसने कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स पे नहीं किया। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब हो सकता है कि ये वाला जो गिफ्ट है ये उसकी नील रेट बैंड कवर अप कर चुकी है, क्योंकि देखो 35,000 है ना, तो 35,000 में से 2 इयर्स की एनुअल एग्जम्पशन माइनस की गई होगी, राइट? तो 6,000 वहां से निकला, तो दैट विल बी अराउंड 29,000। और 29,000 वो पूरे का पूरा नील रेट बैंड जो 325,000 का आपके पास अवेलेबल था, उसमें से जब ये निकल चुका होगा, तो विच मीन्स कि आपका जो इंस्टेंटली सीएलटी पर आपने जो टैक्स पे करना होता है, वो आपने टैक्स पे नहीं किया होगा। तो उसने भी ये बात यहाँ पर मेंशन कर दी है कि आपको जो 2017 में जो ये ट्रस्ट को उसने गिफ्ट किया था, इस पर कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स उसने लाइफ टाइम में पे नहीं किया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले, अब आप जरा देखें कि जो ट्रस्ट का डेट है वो क्या है, वो है 9 अक्टूबर 2017, ठीक है। आप जरा काउंट करें 2017 से 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, यानी 9 अक्टूबर, या चलो 8 अक्टूबर 2024 तक 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसकी डेथ कब हो रही है? जनवरी 2025 पे, यानी 7 साल बाद उसकी डेथ हो रही है। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, यहां पर आप वन का पॉइंट दें, और यहां पर आप जरा वन लाइनर लिखें कि आप इसको यूं लिखें, द सीएलटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं अपनी वर्डिंग में लिखूंगा, जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक वर्डिंग हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सीएलटी मेड ऑन, बट आपने कोशिश करनी है कि जो बात आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की जो है वो डाउट या कुछ, आप ये नहीं, आप ये वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, मे बी, माइट, या इस तरीके के वर्ड्स आपने यूज नहीं, आपने अश्योरिटी के साथ एक बात बोलनी होगी, ठीक है। द सीएलटी मेड ऑन 9 अक्टूबर 2017 is is considered to be fully exempt। कोशिश कीजिएगा वर्ड मिस्टेक्स ना करें, वर्डिंग मिस्टेक्स अगर हो जाती है तो कोई मसले की बात इतनी नहीं होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इज कंसिडर्ड टू बी फुली एग्जेम्प्ट बिकॉज इट वॉज मेड, बिकॉज इट हैज एक्सीडेड द 7 year time limit from the death time, and so no IHT, and so no IHT will be payable on it at the time of डेथ। बस आपने ये बात लिखनी है, ठीक है। देखो, सीधी सीधी आपने बात बता देनी है कि सिंपल जो सीएलटी आपने 9 अक्टूबर 2017 को पे किया था, सॉरी, जो ट्रांसफर किया था ट्रस्ट को, उस पर डेथ के टाइम पे कोई भी आईएचटी आपने पे नहीं करना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये 7 years का टाइम लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपने इसमें और कुछ भी बात जो है वो नहीं बतानी। चले, ये बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, आप अपनी बुक्स में देखें पॉइंट नंबर 2, वो ये कहता है, ऑन 17 मई 2023 अ कैश गिफ्ट ऑफ 420,000 टू हिज डॉटर, ठीक है। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्योंकि वो अपनी डॉटर को कैश गिफ्ट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर, राइट? तो आप इसको इस तरीके से जो है वो सॉल्व करें कि जैसे मैंने आपको बताया, 1 मिनट दे दें। क्या? मुझे नहीं पता, वो शायद मैंने आपके उसमें रख दी थी वापस। किसमें? अच्छा, सॉरी। चले, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ, किधर गया पीईटी का, ठीक है। अच्छा, जो आपकी पीईटी है वो आपका क्या होता है? वो आपका पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर जो है वो होता है।
ठीक है। अब देखें, आपको जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, लाइफ टाइम ट्रांसफर और डेथ ट्रांसफर की अलग अलग बतानी है, और आपने हर ट्रांसफर को अलग लेके चलना है। आप यहां पर पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग दें, ठीक है, या चलो आप पॉइंट नंबर 2 और यहां कर दो क्या लिखा हुआ है, कैश गिफ्ट है ना, तो आप लिखो कैश गिफ्ट टू डॉटर, सॉरी, गिफ्ट टू डॉटर। ठीक है, कैश गिफ्ट टू डॉटर हो गया, और यहां पर आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले लाइफ टाइम ट्रांसफर। आपने दोनों बताने होंगे कि भाई लाइफ टाइम ट्रांसफर में इसका क्या गिफ्ट जा रहा है, और आपका आपने ये भी बताना होगा कि इसका डेथ के टाइम पे क्या जो है वो क्या कहते हैं, टैक्स जा रहा है। ठीक है, तो आपने लाइफ टाइम ट्रांसफर की यहाँ पर हेडिंग देनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर क्या हेडिंग दोगे, पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर। यहाँ पर आप हेडिंग दोगे डेट की, कौन सी डेट है, डेट है जी 14 मई, आई होप सो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 14 मई 2023 की मेरे पास डेट आ गई। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लूंगा, लेकिन आपने पूरी लिखनी है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पूरा नाम लिख दें। कितनी वैल्यू वो ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है 420,000। ठीक है, बेशक वो कैश की अमाउंट, वो क्या कहते हैं, करेंसी साइन डालने की जरूरत नहीं है। सेपरेटर्स आपने डालने हैं, डाल दें, यानी जो कॉमा वगैरह होता है अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी में इंसान होता है, नहीं डालना चाहते तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है आपकी। ठीक है, देखिए जी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गया 420,000। फिर मैंने आपको बताया था इसमें आपने क्या माइनस करना है, इसमें आपने एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करनी है। ठीक है, एनुअल एग्जेम्पशन पहले इस साल की माइनस होगी, आपने ब्रैकेट में लिखनी है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। और फिर दोबारा आपने एनुअल एग्जेम्पशन ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना है या कैरी फॉरवर्ड लिखना है, आप उन दोनों को अलग अलग मेंशन कर देना है। इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ईयर का नाम दे दो कि एनुअल एग्जेम्पशन 24-25 एंड एनुअल एग्जेम्पशन, सॉरी, एनुअल एग्जेम्पशन 23-24 एंड एनुअल एग्जेम्पशन 22-23। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद आपने ये वाली एनुअल एग्जाम्पशन इसमें माइनस कर देनी है। देखिए, कभी भी फुल 6,000 माइनस नहीं करना, उसमें हो सकता है कि आपका कोई ना कोई मार्क्स डिडक्ट हो जाए। जितने ज्यादा क्लियर स्टेप्स के साथ करेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, चलें जी, आपको पता है जब आप एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करते हो तो आपकी क्या आती है, आपकी चार्जेबल अमाउंट आ जाती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए। यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, तो आप या सिंपल आप क्या करो, आपको पेपर में भी अलाउ होगा कि आप ना इसका सम का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट लगा दो, एंटर करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सम के फॉर्मूलाज, ये वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हो पेपर में, ये अलाउड होते हैं आपके। ठीक है, तो ये नहीं है कि बार बार आप कैलकुलेटर पे जो है ना वो करके और मैनुअली सब कुछ करो। तो चलो, इसको बेशक आप बोल्ड कर दो कि ये भाई हमारा आंसर है। चार्जेबल अमाउंट कितनी आ गई, 414 की। अब आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर लिख लो, बल्कि आई गेस लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर लाइफ टाइम ट्रांसफर में चार्जेबल अमाउंट यहाँ पर लिख दो, वन लाइनर सिर्फ लिख दो कि नो IHT विल बी पेएबल ड्यू टू लाइफ टाइम ट्रांसफर। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने नंबर 1 ऊपर मेंशन कर दिया है कि ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर है। एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ भाई, इसको पता है कि ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर है, एंड इस वजह से इस पर ऊपर कोई भी लाइफ टाइम जो IHT है वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर अब आपके पास दो ऑप्शंस है। आप क्या करो, आप यहां पर इसको लिख दो डेथ ट्रांसफर, नहीं लिखना तो इसको नीचे की तरफ ले आओ। तो आप यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, डेथ टाइम ट्रांसफर, या आप लिख दो IHT ड्यू ऑन डेथ टाइम। ठीक है, आप बेशक इसके पैरेलल लिख लो, या बेशक आप इधर लिख दो, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप करना चाहो। ठीक है, दोनों दोनों आप इसको कर सकते हो। अच्छा, देखें, डेथ टाइम ट्रांसफर में अगेन ये क्या होगा, इसको PET का ही हम नाम देंगे। अब जी, डेथ कब हो रही है, डेथ उसकी हो रही है 22 जनवरी 2025, तो हम डेथ की डेट देंगे। ठीक है, और डेथ की डेट में उसकी जो कैरिंग अमाउंट, सॉरी कैरिंग अमाउंट बोल रहा हूँ, उसकी जो चार्जेबल अमाउंट होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी होगी 414,000। अब ये बात आपने यहां समझनी है। ठीक है, अब देखें जी, ये जो 414,000 है आपके पास, अब यहां पर आप जरा ध्यान दें कि इस 414,000 में आपकी अब नील रेट बैंड वैल्यू भी लगेगी, ऐसा ही है। अब आप ये देखें कि इसकी कितनी अमाउंट पे हमारी जो है वो नील रेट बैंड वैल्यू जो है वो लग रही होगी। तो देखो कि आपकी नील रेट बैंड वैल्यू जो है
नील, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, नील रेट बैंड आपके पास कितना अवेलेबल है, 325,000 का। ठीक है, ऐसा ही है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब नील रेड बैंड के बारे में अगर आप यहाँ पर देखें, तो जब उसकी डेथ हो रही है 20 जनवरी 2025, और जब इसने अपना ये वाला जो क्या कहते हैं, जो इसने अपना सीएलटी किया था 9 अक्टूबर 2017 वाला, तो देखो जब इसने अपना पीईटी किया था 2023 में, और इसने अपना सीएलटी किया था 2017 में, दोनों में 7 ईयर से कम का गैप है। दोबारा समझने की कोशिश करें कि इसने जो अपना 2017 में सीएलटी किया था, और इसने जो अपना मई 2023 में ये वाला जो पीईटी किया था, दोनों में 7 ईयर्स से कम का गैप है। तो डेथ के टाइम पे आपने यहां पर शो करनी है वर्किंग फॉर नील रेट बैंड, और वो वर्किंग क्या होगी, 3 to 5,000 की नील रेट बैंड है, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, उसमें से आप सीएलटी माइनस करोगे, कौन सा, 2017 वाला। ठीक है, और वो कितना माइनस होगा, वो माइनस होगा 29,000 का। अब ये क्यों 29,000 का माइनस होगा, तो देखें 35,000 का सीएलटी था, ठीक है, और 29,000 के सीएलटी में से आप, सॉरी 35,000 के सीएलटी में से आपने 6,000 की एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की, तो 29,000 का सीएलटी आ गया। तो इसका मतलब है कि अवेलेबल आपके पास नील रेट बैंड जो है वो कितना होगा, वो आपके पास बन जाएगा 296,000। ठीक है, तो आपने ये बात समझनी है कि डेथ के टाइम पे जब आप नील रेट बैंड कैलकुलेट करोगे, तो उसमें आपने पिछले 7 ईयर्स के सीएलटीज को कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका अब जो नील रेट बैंड अवेलेबल कितना है, वो है 296। तो यहां पर आप माइनस कर दोगे क्या, 296,000। ठीक है, ये आपने माइनस कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। मैं इसको टी ए लिख रहा हूं, टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी आ गई 118। आप इसको बेशक जो है वो बोल्ड फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर आपने आईएचटी कितना देना है, इस पर आपने आईएचटी देना है 40%। इसको इसी तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है, आईएचटी एट द रेट 40%। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा और बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या करो, इसको उठाओ, यहां पर 40% लिखो, और डायरेक्ट आपका 47,200 है, इसको बोल्ड कर दो, 47,200 आपका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे वापस जाओ, उसने आपसे सिर्फ ये नहीं मांगा कि आईएचडी कैलकुलेट करके बताओ, वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि आईएचडी जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए। तो आपने एक लाइनर जरूर यहां पर मेंशन करना है कि आईएचटी ऑफ अमाउंट, पाउंड्स का साइन डालना है डाल दो, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है, वैसे पाउंड का साइन डलता है Alt 0136, मेरे ख्याल से इसको प्रेस करके आल्ट का जो है वो साइन जो है वो आता है कीबोर्ड्स पर। आईएचटी ऑफ अमाउंट 47,200 विल बी पेएबल बाय, अब कौन पे करेगा, तो हमेशा याद रखो डेथ के टाइम पे जो आईएचटी होगा वो डोनी पे करेगा, तो इस केस में डोनी कौन है, उसकी डॉटर है। तो आईएचटी ऑफ अमाउंट 47,200 विल बी पेएबल बाय हिज डॉटर। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो कब पे होगा तो लिख दो 6 मंथ्स आफ्टर द डेथ। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मर्जी है, क्योंकि उसने हमसे यहाँ टाइम नहीं पूछा हुआ, अगर टाइम पूछा होता तो उसके भी मार्क्स होते, वो हम फिर यहाँ मेंशन करते। ठीक है, बस ये आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी है। अफाक भाई। जी जी। जी, अभी ये जैसे आपने कहा 6 मंथ्स आफ्टर डेथ, तो मतलब 30 मई के बाद से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक जो होगा वो, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं मई नहीं, जनवरी की बात हो रही है, डेथ टाइम जनवरी है, 22 जनवरी डेथ टाइम है ना। देखो डेथ जी टाइम जी, ट्वेंटी ठीक है। सेकेंड जनवरी है, राइट। तो 22 जी जनवरी के 6 मंथ, मतलब जब जनवरी खत्म हो जाएगा तो उससे 6 मंथ्स आगे चले जाओ, तो वो ठीक है। बनेगा फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में बन जाएगा।
ठीक है। जी जी। चलो, तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। आई होप सो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, ऑन 2 अगस्त 2023 अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू 260,000 टू अ ट्रस्ट। तो हम यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी, सिर्फ एक हेडिंग दे दो कि भाई ये पॉइंट किस चीज के लिए है, प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट, बस ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में हमने क्या सिनेरियो करना है। On 2nd August 2023, a gift of property valued at £260 to a trust. No lifetime inheritance tax was payable in respect of this gift because it was covered by the nil rate band. ओके, वो कह रहा है कि कोई भी लाइफ टाइम ट्रांसफर की लाइफ टाइम के दौरान जो है ना, कोई भी इस पर टैक्स पे नहीं किया था। देखो, जब उसने ये बात यहाँ मेंशन कर दी है ना, तो आपको इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर इसके लिए आपको अपना लाइफ टाइम ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो, अगर वो ये बात ना लिखता ना कि नो लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स वाज पेड, तो फिर आपको इसके लिए लाइफ टाइम ट्रांसफर का, जिस तरह हमने ये पीईटी का ट्रांसफर का सेक्शन बनाया, आपको बनाना पड़ता। बना दो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उसका अब क्या नुकसान होगा कि आपका टाइम भी जाया होगा और उसके मार्क्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज जब उसने लिख दी है कि भाई कोई टैक्स पे नहीं करना, आप दोबारा से उसकी वर्किंग शो कर रहे हो, तो उसको उसकी फिर आपको कोई भी मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि इसको अपना टाइम सेव करना है आपने। देखो, नो लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स वाज पेएबल, यानी सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि कोई भी आपका आईएचटी पेएबल नहीं हुआ होगा। फिर वो कहता है, बाय द टाइम ऑफ जेम्स डेथ ऑन 22 जनवरी 2025 द प्रॉपर्टी हैड इंक्रीज्ड इन वैल्यू टू 310। अब प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज हो गई है? प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई है 310 पे। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर आप लिखो प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट में, क्योंकि ये आपका एक सीएलटी है, यहां पर सीएलटी की हेडिंग दे दो। ठीक है, और यहां पर अब सीएलटी के केस में सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी होती है हमारी ग्रॉस अमाउंट। ऐसा ही है। अब हमारी जो ग्रॉस अमाउंट होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने तो ग्रॉस अमाउंट वही लेनी होती है जो जिस पर हम लाइफ टाइम पे करते हैं। तो आप यहां सिंपली अज्यूम करो कि एज नो लाइफ टाइम, सॉरी, एज नो IHT was paid during lifetime, so ग्रॉस अमाउंट, ये जिसको आप चार्जेबल अमाउंट भी कहते हो, इज 260,000। ठीक है, क्यों 260,000 है? या चलो रुको, इसको हम थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहां पर लिखो कि पॉइंट्स डाल दो। नंबर 1, नो एनुअल एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। ठीक है, सबसे पहले एनुअल एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। अब वो क्यों अवेलेबल नहीं होगी? क्योंकि आप पॉइंट नंबर 2 पे जाओ, वहां पर आपने दोनों एनुअल एग्जेम्पशन यूज कर लिया, पिछले साल की भी यूज कर ली, इस साल की भी यूज कर ली, और ये ट्रस्ट का ट्रांसफर भी इसी साल हो रहा है, तो आपकी कोई एनुअल एग्जेम्पशन नहीं है। जब एनुअल एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, सो चार्जेबल अमाउंट क्या होगी आपकी? चार्जेबल अमाउंट विल बी, क्या होगी? 260,000। ऐसा ही है। नंबर 2, नो IHT, अब लिख लो नो IHT वॉज पेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सो ग्रॉस अमाउंट विल बी 260। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लो, सिंप्लीफाइड आसान लफ्जों में लिख लो, ज्यादा क्लियर जो है वो आपके पास बात हो जाएगी। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर सीधा सीधा नीचे हेडिंग दे दो, डेथ टाइम ट्रांसफर या IHT पेएबल ड्यू टू डेथ टाइम, कुछ भी आप देना चाहो, आपकी मर्जी है। IHT एट डेथ टाइम। ठीक है, और देखो आपने कहां से स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट करना है ग्रॉस अमाउंट से। ग्रॉस अमाउंट लिख लो, कितनी है? 260,000 की। ठीक है, और ये चीज इसी तरीके से लिखनी है, IHT एट द रेट 40%। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? सिंपली 260 उठाओ, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे डालते हैं? शिफ्ट और 8 को आप प्रेस करोगे,
40 एंड शिफ्ट को प्रेस करके 5 को प्रेस करोगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड करने से थोड़ा ये होता है कि आपको आंसर्स का पता चल जाता होता है, ठीक है। तो आपका ड्यूरिंग द लाइफ, सॉरी एट द टाइम ऑफ डेथ कितना आईएचटी पे होगा, 104,000 का। और एक लाइन लिखना मत भूलना, उसने क्वेश्चन में पूछा है आईएचटी कौन पे करेगा, तो आपने लिखना है आईएचटी ऑफ अमाउंट 104,000 will be paid by trustees, हाँ, विल बी पेड बाय ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट, या सिंपल विल बी पेड बाय ट्रस्टीज लिख दो। आफ्टर 6 मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा नहीं है, लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आईएचटी भी कैलकुलेट हो गया है। चलो जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई भी मसला, कोई भी परेशानी है तो मुझसे पूछ लें। देखिए बड़ा ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। कोई भी देखे, अब आप इसको आप देखोगे भी ना, जब भी आप इसको पढ़ोगे एक एक चीज ऑन द पॉइंट मैंने सॉल्व की है। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी ना कि लेट्स से आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई पॉइंट आप स्किप करना चाह रहे हो, आप हरगिज ऐसा मत करो। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ऐसा मत करो कि 1 के बाद पॉइंट नंबर 3 कर लो, या डायरेक्ट पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करो और पॉइंट नंबर 1 आखिर में करो, ऐसा मत करो। जैसे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दिया है, अगर उसी सीक्वेंस से फॉलो करो तो ज्यादा बेस्ट होगा। एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी, और जितनी आसानी आप उसके लिए करोगे उतने ही वो आपको इजी मार्किंग देगा। अब देखो, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पहले कर देता, फिर पॉइंट नंबर 1 करता, आखिर में पॉइंट नंबर 2 करता, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी, ठीक है। और गड़बड़ चेकिंग में सिर्फ ना होती, गड़बड़ आपकी क्वेश्चन में भी हो जाती, एनुअल एग्जाम्पशंस कैलकुलेट करने में भी हो जाती। तो कोशिश करो जैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में, वैसे ही आपने उसको सॉल्व करना है जितना। और हाँ, अगर आपके पास आखिर में ना टाइम बच जाता है, आप इसको बेशक जो है ना उसमें कवर अप कर लो, क्या कहते हैं, ये ना बॉर्डर्स में कवर अप कर लो। तो मैंने, मुझे तो याद है मैंने किया था क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच गया था। तो ये इस तरह ना, इस तरीके से आप बॉर्डर्स में कवर अप करो तो वो एक मजीद प्रेजेंटेबल अंदाज में लगता है। लेकिन ये कोई इतनी रिकमेंडेड चीज नहीं है, ये आप तब करो, ये एसबीएल के पेपर में रिकमेंडेड होती है या एटीएक्स के पेपर में रिकमेंडेड होती है कि आप, क्योंकि उसमें आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसमें फिर आपको हेडिंग्स देनी होती हैं, ठीक है। वैसे इसमें आप जितना भी जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो उतना आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि ये जो आप पॉइंट्स दे रहे हो ना, इनको जरूर बोल्ड कर दो ताकि सारे पॉइंट्स जो है ना वो आपके एक दूसरे से डिफरेंशिएट जो है वो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो जरूर कर सकते हो। अब देखो 3 पॉइंट्स हो गए मेरे पास। अब देखो मैंने जो है वो पहले 3 पॉइंट्स हो गए हैं, अब उसके बाद डेथ ई स्टेट की भी बारी आएगी। ये तो मैंने उसके ट्रांसफर्स की बात की थी। अब पॉइंट नंबर 4 आप यहां पर लिख दो, पॉइंट 4, और उसकी हेडिंग क्या दोगे, डेथ ई स्टेट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो इसका नाम दे दो डेथ ई स्टेट का, क्योंकि लास्ट जो पैराग्राफ दिया ना 22 जनवरी, वो डेथ ई स्टेट का दिया हुआ उसने। अब उसको पढ़ते हैं। On 22nd January 2025, James E. State was valued at 870,000। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन उसने आपको करके दे दिया कि उसने ई स्टेट की वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या लिखो, यहाँ पर लिखो वैल्यू ऑफ ई स्टेट कितनी है, तो वो आपको उसने दी हुई है 870,000 की, ठीक है। बस सिंपल ये बात यहां तक आ गई। Under the terms of his will, James left his entire estate to his brother as his children already have considerable assets। अच्छा, उसने estate किसको दी है, उसने estate जो है वो अपने भाई को दे दी है, ठीक है। अपनी बीवी को उसने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है कि इस estate में से कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, तब भी कुछ भी एग्जेम्प्ट, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, आप इसको उठाओ 870 को, इस पे लगाओ आई एच टी एट 40%, जो आपको पता है कि ई स्टेट पर 40% लगता है, इक्वल्स टू 870 मल्टीप्लाई बाय 40%। ये आपका क्या आ गया, ये आपका पूरा आई एच टी आ गया किस पर, ये आपका आई एच टी आ गया डेथ ई स्टेट पर। अब इसके बारे में भी हमने बताना होगा कि डेथ ई स्टेट को का आईएचटी कौन पे करता है, ये बात अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। तो याद रख लीजिएगा, ये लाइन आपने एज इट इज लिखनी है कि आई एच टी ऑफ अमाउंट कितना है, 348,480,000 ऑन डेथ ई स्टेट विल बी पेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, रिप्रेजेंटेटिव,
TATI, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, या आप इसको यूं कर लो, चलो हाँ सही है, इसी तरह भी कर लेते हैं। विल बी पेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, क्या नाम था उस बंदे का, जेम्स, विल बी पेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स। हाँ बस ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर लो, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कर लो, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जेम्स के जो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, जो उसके अटर्नी होता है, उसका जो लीगल, जो उसके क्या कहते हैं, लीगल टीम होती है, वो उसकी पे करेंगे, ठीक है। तो आपने बस ये आखिर में एक लाइन जो है वो लिख देनी है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस 6 मार्क्स में से एटलीस्ट 1.5 मार्क्स जो है ना आपके इस लाइन के थे, 1.5 इस लाइन का, 0.5 इस लाइन का, और 0.5 इस लाइन का, ठीक है। एंड आई बिलीव 0.5 जो है इस लाइन का भी जरूर था, कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये एग्जाम्प्ट है। तो सो देख लो, 6 में से 2 नंबर आपके सिर्फ इन 2 लाइनों के लिखने के थे, बाकी 4 नंबर आपकी कैलकुलेशंस के थे, ठीक है। तो आपकी रिटन राइटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी कैलकुलेशंस है। तो सिर्फ कैलकुलेशंस पे आपने ध्यान नहीं देना, आपने साथ थोड़ा, ये नहीं कि पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो, लेकिन बिल्कुल क्लियर और कंसाइज फॉर्म में लिखो, जो टू द पॉइंट बात लिखी है बस आपने वो लिखनी है, ठीक है। पापा भाई। यहां तक अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसके सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे जो है वो लिखना होगा। जी आप इसका भेजेंगे ये एक्सेल शीट भी अभी हाँ, ये आज मैं आपको, लेक्चर के ये साथ? मैं आपको भेज दूंगा, मैं आफ्टर द क्लास ना इसको भेज दूंगा आपको, सर ठीक ये है। जो आपने डेथ डेथ ईस्टेट वाला कराया है, ये रेजिडेंसी एनआरबी वाला नहीं 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 था ना? नहीं नहीं, देखें, ये जो आपकी डेथ, अच्छा, जो ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसमें नील रेड बैंड रेजिडेंसी इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नंबर वन, उसने हमें रेजिडेंसी का कुछ बताया नहीं हुआ, उसने हमें घर का कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई द पर्सन हैड्स एनी काइंड ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, नंबर वन, इसलिए हम 175 को इग्नोर करेंगे। फिर इससे एक बात मुझे और याद आ गई कि यहाँ पर हमने नील रेड बैंड क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि वो नील रेड बैंड तो ऊपर पूरे का पूरा 420 वाली डॉटर के केस में यूज हो चुका था, राइट, डेथ के टाइम पे, तो तब भी यहाँ पर नील रेड बैंड अवेलेबल नहीं था। ये देखो, जब हम डॉटर का फाइंड कर रहे थे तो वो नील रेड बैंड जो 296 अवेलेबल था ना, तो वो 296 तो सारा इधर ही यूज हो चुका था, तो इस वजह से भी हमने नील रेड बैंड डेथ ई स्टेट पे यूज नहीं किया। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। वैसे तो करना ये चाहिए था हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होना यूं चाहिए था कि 870 हमने यहाँ लिखा, हम यहाँ चलो मेंशन कर देते कि नील रेड बैंड जो था वो आप यहाँ लिख दो 0, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लिख दो चार्जेबल अमाउंट 870, थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर देते और फिर आप लिखते कि IHT एट 40%, और वो आप ऐसा करते, इस तरह कर लो तो ज्यादा बेहतर है कि नील रेड बैंड 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई बिलीव के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, क्योंकि नील रेड बैंड हमने पूरी की पूरी यहाँ यूटिलाइज कर दी, तो दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इसको कर दिया। इस तरीके से करो तो भी बहुत अच्छी चीज है, नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा कोई सवाल? नहीं। अच्छा जी, चले, अब हम आगे आते हैं, पॉइंट नंबर बी की तरफ आप आ जाएं। पॉइंट नंबर बी देखें, वो ये कहता है कि explain why it might have been beneficial for inheritance tax purpose if James had left a portion of his estate to his nephew rather than to his brother। अच्छा, वो ये कहता है कि देखो, जेम्स की जब डेथ हुई है तो उसने सारी की सारी ई स्टेट किसको दे दी, सारी की सारी ई स्टेट उसने अपने भाई को दे दी। कहते हैं कि बताओ, अगर वो कुछ हिस्सा अपनी ई स्टेट का अपने भतीजे को दे देता और कुछ हिस्सा अपने भाई को दे देता, तो ये बेनिफिशियल क्यों होता। तो आप जरा इस पे खुद जरा थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि भाई क्यों बेनिफिशियल होता कि अगर वो थोड़ा हिस्सा अपने भाई को देता और थोड़ा हिस्सा अपने नेफ्यू को देता, रादर देन जो उसने सारा का सारा अपने भाई को दे दिया है। आपको क्यों लगता है कि क्यों बेनिफिशियल होता ये? तब तक मैं जरा वर्ड ओपन कर लूं और फिर मैं आपको वर्ड पे बताता हूँ। आप जरा सोच के मुझे बताएं कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी सोचें और बताएं।
हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को? सर पता नहीं, क्योंकि 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 बेसिकली जेम्स को तो अपने अपने डिसेंडेंट को करना करना चाहिए था ना, मतलब लाइक उसके सन, उसका उसके जो ब्रदर भी उसका बच्चे डिसेंडेंट है, होते हैं। उसका ब्रदर भी उसका डिसेंडेंट है, उसके बच्चे भी उसके मे बी। डिसेंडेंट है, उसका नेफ्यू भी उसका डिसेंडेंट है, उसकी बीवी भी उसकी डिसेंडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन वो आपसे ये कर रहा है कि उसने सारी की सारी ई स्टेट अपने भाई को दे दी है, राइट। जी बच्चों को इसलिए नहीं दी क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी अच्छे खासे मतलब एसेट्स थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये लाइन आप जरा देखें, आप अपनी बुक्स ओपन, जरा क्वेश्चन ओपन करें, क्वेश्चन में ये जो ई स्टेट वाला पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन पढ़ें। जेम्स बिलीव हिज नेफ्यू विल बेनिफिट फ्रॉम हिज ई स्टेट इन फ्यूचर, ठीक है। और उसके बाद जी वाली लाइन पढ़ें कि द नील रेड बैंड ऑफ जेम्स वाइफ वाज फुली यूटिलाइज्ड व्हेन शी डाइड 10 years ago। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी तक उस चैप्टर में नहीं बताया, ये हम क्वेश्चंस के बाद में आपको बताऊंगा, इसको फिलहाल के लिए स्किप कर दें। अब जरा आप देखें जो ये समझने की कोशिश करें कि देखें, जेम्स ने अभी अपने भाई को ई स्टेट दे दी अपनी सारी, ठीक है। तो उस पर उसने टैक्स पे किया, जेम्स के रिप्रेजेंटेटिव ने। जब कल को उसका भाई की डेथ हो जाएगी तो भाई से किधर जाएगा, उसके नेफ्यू की तरफ ही जाएगी, राइट। तो जब भाई की डेथ होगी तो भाई के डेथ के टाइम पे उस ई स्टेट पर दोबारा टैक्स लगेगा, और वो किसको चली जाएगी, वो नेफ्यू को चली जाएगी। तो टैक्स कितनी दफा हुए, टैक्स दो सही बार हो गए, जी ऐसा ही है। लेकिन अगर जेम्स जी कुछ हिस्सा अपने भाई को दे देता और कुछ हिस्सा डायरेक्ट अपने नेफ्यू को दे देता, तो जब उसके भाई की डेथ होती तो फिर पूरी की पूरी ई स्टेट पर टैक्स ना लगता, बल्कि सिर्फ उतनी ही ई स्टेट पर टैक्स लगता जो उसके भाई के पास है। तो यानी वो डबल टैक्सेशन से बच सकता था, राइट। तो देखो, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ, ठीक है। तो आप इसको यूं लिखो कि on the death of James, estate was passed to his brother and IHT was payable on it. Now in future, when his brother will die, estate will pass to James' nephew, and again at that time, a new IHT payable will be payable uh, will be payable on his brother's death, making two different IHTs on estate। ये बात समझ में आई यहां तक? देखो, सिंपल अंग्रेजी लिखी है मैंने कि देखो, जेम्स की डेथ हुई, आईएचटी पे करना था आपको ई स्टेट पे, उसने भाई को ट्रांसफर कर दी। कल को जब भाई की डेथ होगी और ई स्टेट नेफ्यू को ट्रांसफर होगी, तो क्या होगा, आपको दोबारा से आईएचटी पे करना पड़ेगा। बट अब यहां लिखें सेकंड पैराग्राफ में, बट इफ जेम्स वर टू ट्रांसफर। अच्छा, ये बात याद रखना कि जब आप कोई चीज विश करते हो तो फिर आपका जो जो वर्ब होता है उसमें वर लगता है, ठीक है, इसमें वॉज नहीं आएगा। बट इफ जेम्स वर टू ट्रांसफर पार्ट ऑफ हिज ई स्टेट टू हिज ब्रदर एंड हिज नेफ्यू on his death, then only then part of IHT could be saved on the transfer of e-state from रुको, but if James were to transfer part of his estate to his brother and his nephew on his death, then part of IHT, देखो टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए मसले की बात नहीं है। देन पार्ट ऑफ IHT कुड बी सेव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ IHT
ट्रांसफर ऑफ estate at the time of James' brother's death to his nephew. ठीक है, आई गेस मैंने ठीक लिख दिया है. बट इफ जेम्स वर टू ट्रांसफर पार्ट ऑफ हिज estate to his brother and his nephew on his death, then part of IST could be saved on the transfer of estate at the time of James' brother's death to his nephew. हाँ सही है. ठीक है, तो इसमें सिंपल क्रक्स क्या था कि देखो जितनी बार आपकी, देखो इसमें बेसिक इन सिंपल टर्म्स क्या है, इन सिंपल टर्म्स ट्रांसफरिंग estate from James to nephew is skipping a generation. जनरेशन की क्या स्पेलिंग है, GENER, हाँ जनरेशन, एंड थस स्किप्स या अवॉइड, कुछ भी लिख दो, स्किप्स या अवॉइड, क्योंकि ये हम टेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं, राइट. थस स्किप्स एंड स्किप्स और अवॉइड, AVOID, अवॉइड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ IHT. ठीक है, देखो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप एक जनरेशन स्किप कर रहे हो ना, तो आप एक IHT की लेयर स्किप कर रहे हो. अगर आप देखो, अगर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अगर अपने बच्चों की बजाय ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दें, तो क्या होगा, वो एक पूरी की पूरी IHT की लेयर स्किप कर देंगे, क्योंकि देखो ग्रैंड पेरेंट्स से पहले उनके बच्चों पे आते और फिर उनके बच्चों से ग्रैंड चिल्ड्रन पे चले जाते. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरी जनरेशन स्किप कर दी. यानी अगर दादा ने अपने बेटे की बजाय अपने पोते को ट्रांसफर कर दिए लैंड, तो उसने टैक्स बचाया. कैसे टैक्स बचाया कि देखो दादा पहले अपने बेटे को ट्रांसफर करता तब भी टैक्स देता, फिर बेटा अपने बेटे को देता तब भी टैक्स देता, तो डबल टैक्स की बजाय सिंगल टैक्स हो गया. तो यही चीज वो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा था. आई होप सो आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी. अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं. सर जेम्स ने जो ई स्टेट ट्रांसफर की अपने भाई को, उस पर 40% टैक्स दिया होगा, और फिर हाँ, जो उसका भाई आगे अपने आगे वो आगे तब भी अपने फोर्टी बेटे को परसेंट करता, देगा. तो टोटल 80 हो जाता. तो इससे बेहतर था कि जेम्स डायरेक्ट उसको अपने उसको नेफ्यू ट्रांसफर को करता देता तो वो वन टाइम टैक्स होता. 40%. हाँ एग्जैक्टली exactly. जी. ठीक है, ये बस एक मेजर क्रक्स है. और ये बात आपकी बुक में कहाँ लिखी है, ये बात आपकी बुक में इनहेरिटेंस टैक्स के आखिरी 2 पेजेस पे लिखी हुई है, जो टैक्स प्लानिंग का सेक्शन है, और वो आपने खुद पढ़ना है. ठीक है, वो आपकी रीडिंग है और वो आपने टैक्स प्लानिंग में खुद पढ़ना है. वहां पर ये बात लिखी हो, अब मैंने खुद तो ऑल्दो रीड नहीं किया, बट आई बिलीव लिखी होगी ये बात कि आप जब जनरेशनल गैप स्किप कर, सॉरी, जब आप जनरेशनल गैप क्रिएट करते हो तो आप IHT की लेयर्स को स्किप कर देते हो. ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि इस तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा. अगर इनहेरिटेंस टैक्स आया आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाजमी आपके पार्ट बनते हैं, वो पूरी पूरी कैलकुलेशंस नहीं पूछता. ठीक है, चलें. अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, वो अगेन थ्योरी का है, वो भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है. इसी में अब आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन जो है वो, हाँ नजर आ रही है. ठीक है, तो मैं इसका अगेन जो है वो क्या नाम देखिए, मैंने कुछ भी नहीं करना. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसी क्वेश्चन में आपका पेज बना होगा, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. वहां पर आपने बस पार्ट 2, ये तो मैं वैसे ही टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, आपने बस सिर्फ पार्ट 2 का नाम देना है और बस आपने उसके सामने लिखना है. फिर इसी तरीके से पार्ट 3 का नाम दे दो या पार्ट C का नाम दे दो, जो भी आप करना चाहो. ठीक है, उसका नाम दो और बस नीचे से आपने बस स्किप कर देना है. 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट बात लिखो, 1 लाइन में लिखते हो तब भी कोई मसला नहीं है, 4 लाइन में लिखते हो तब भी कोई मसला नहीं है. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी मैंने 2 लाइनों 2 मार्क्स के हिसाब से काफी ज्यादा लिख दिया है. हार्डली 3-4 लाइन्स लिखनी थी, इससे ज्यादा नहीं लिखना था. ठीक है, चलो सेक्शन C की, सॉरी क्वेश्चन नंबर C की तरफ आओ अपनी बुक्स में, और उसमें देखो उसने क्या लिखा हुआ है. Explain why it might be advantageous for inheritance tax purpose for a person to make lifetime gifts even when such gifts are made within 7 years of death. अच्छा जी, वो ये कहता है कि मुझे ये बताओ, बड़ा आसान सवाल है, आई होप सो आपको इसका आंसर आना चाहिए, ये हमने पढ़ा भी हुआ है. कहता है कि बताओ एक इंसान के लिए क्यों जरूरी होता है कि वो, या क्यों उसको फायदेमंद होता है कि वो ड्यूरिंग द लाइफ अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दे, इवन दो उन एसेट्स के ट्रांसफर करने के विद इन 7 years वो मर जाए. क्यों फायदेमंद होती है ये चीज, जरा बताएं सोच के, हमने ये चीज पढ़ी भी हुई है.
सर सॉरी, वापस वापस बोलेगा, वापस। देखिए, अगर एक इंसान वो ये कहता है ना कि देखो इनके एक इंसान को ये चीज फायदा क्यों देती है कि वो अपनी ड्यूरिंग द लाइफ ही ट्रांसफर्स कर दे रादर देन डेथ के टाइम पे ट्रांसफर्स करे। फॉर इंस्टेंस, अगर एक इंसान 3-4 ट्रांसफर्स करता है और उसके विद इन 7 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बात क्यों फायदेमंद होती है उस इंसान के लिए? या सर वो आई इन थिंक, सिंपल टर्म्स आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि एक इंसान को लाइफ टाइम ट्रांसफर्स फायदा क्यों देते हैं, डेथ टाइम ट्रांसफर्स फायदा क्यों नहीं देते, बस वो ये पूछ रहा है। सर आई थिंक पेपर रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है मेरे दिमाग में। एग्जैक्टली exactly, टेपर रिलीफ की वजह से। ठीक है, अगर आप अपने लाइन में बस ये टेपर रिलीफ का वर्ड इंक्लूड कर दो, दो में से एक नंबर आपका पक्का मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेपर रिलीफ वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपके लाइफ टाइम ट्रांसफर्स फायदेमंद होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखो, एक इंसान ने लाइफ जिस तरह भी, देखो आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा, 9 अक्टूबर 2017 में उसने 35,000 का कैश गिफ्ट ट्रांसफर किया। 7 साल गुजर गए, फुली एग्जाम्प्ट हो गया। अगर वो ट्रांसफर ना करता तो डेथ के टाइम पे जो है, एक सेकंड मुझे दे दें प्लीज। सॉरी, घर के बच्चे बड़ा शोर करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि 9 अक्टूबर 2017 को जो उसने 35,000 का कैश गिफ्ट दिया, देखो ना, वो उस 7 ईयर से एक्सीड कर गया, फुली एग्जाम्प्ट हो गया। अगर वो ना गिफ्ट करता, डेथ के टाइम पे यही पैसे ट्रांसफर होते उसकी ई स्टेट में मिलकर, तो टैक्स उसको 40% टैक्स देना पड़ जाता। राइट? इसी तरीके से अगर विद इन 7 ईयर्स भी आपकी डेथ हो जाती है तो आप उसका टेपर रिलीफ उसको पे कर सकते हो। अब देखो आपने इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो पार्ट सी में आप लिखो, इट इज, सॉरी, हाँ, इट इज बेनिफिशियल, या आप यूं लिख दो, मेकिंग लाइफ टाइम ट्रांसफर्स। और लाइफ टाइम ट्रांसफर में कौन से? पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर्स या सीएलटीज, आप कोई भी ट्रांसफर। ठीक है, मेकिंग लाइफ टाइम ट्रांसफर विल गिव, या विल, हाँ सही है, विल गिव एडवांटेज, एडवांटेज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, सॉरी, availability of taper relief, which means that even if donor dies within 7 years of lifetime transfer, मैं अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, lifetime transfers, then still some part of the transfer, अब वो कौन सा पार्ट है वो आपने पेपर में पढ़े हैं, 20% से लेकर 80% तक, राइट? 20% से 80% तक will be considered IHT free, and no IHT will be paid on it. And if person dies after 7 years, then full अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम ट्रांसफर, आप इसमें बेशक रेफरेंस दोगे ना, जस्ट इन लाइफ टाइम ट्रांसफर सच एज इन केस ऑफ जेम्स द ट्रांसफर ऑफ 9 अक्टूबर 2017 दैट वाज मेड टू अ ट्रस्ट वाज फुली एग्जाम, तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप अपने एक्सप्लेनेशंस को, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हो तो ये और भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा था, इफ अ पर्सन डाइज आफ्टर 7 years then full amount of penalty will be exempt from IHT on death. And if no lifetime transfers are made, then 40% IHT is paid on death, which create an excessive IHT burden। ठीक है, मैंने यहां पर रेफरेंस नहीं दिया लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आप रेफरेंस दोगे
जस्ट लाइक इसमें ना कि 9 अक्टूबर 2017 को 35,000 कैश वो, उसमें ज्यादा लंबा नहीं करना, छोटी छोटी कहानियां नहीं लिखनी, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखो कि वो उसने किया था और वो ट्रस्ट जो था वो उसका एग्जाम्प्ट हो गया था, दैट वाज मोर देन 7 इयर्स, तो वो उसकी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं हुए वो पैसे, ठीक है, तो उल्टा आपको फायदा होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है यहां तक। अच्छा याद रखिएगा ये सवाल को आंसर्स जो है मैंने कहीं से देख के नहीं लिखे, खुद आप अपने से जितना आप खुद लिखोगे अपनी चीज को उतना ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आंसर्स पीछे से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, हाँ ना समझ आए तो फिर एक दफा जरूर पढ़ लो, लेकिन पहले आंसर्स को खुद बनाने और खुद पढ़ लिखने की जो है वो कोशिश करो। जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएगी। कोशिश करो एक्सेल पे और वर्ड पे प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, तो ज्यादा आपको बेहतर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करो, शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट पे आप कम फोकस करो, लॉन्ग पे आप ज्यादा फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम अगले सवाल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सर इसमें एग्जाम में ग्रामरली तो यूज नहीं कर सकते ना? एग्जाम में क्या नहीं कर सकते? ग्रामरली। नहीं नहीं, एग्जाम में आप ग्रामरली नहीं यूज कर सकते, एग्जाम में उसके अलावा कुछ भी नहीं खुलता, अच्छा। ठीक है। अच्छा चलें, अब आप अपनी ही बुक्स में अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 211 मार्कस के नाम से क्वेश्चन होगा, इसके बाद बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप मार्कस का क्वेश्चन ओपन कर लें। पेज नंबर इसी के आगे देख लें, ये 131 पे था, तो वो मेरे ख्याल से कौन से पेज पे है, ये है वन, किधर गया पेज नंबर इसका, 132 है सर। हाँ ये 132 है मार्कस का, और ये है क्वेश्चन नंबर 211। और जो है इसके बारे में ट्यूटर ने जो है आपको डिटेल नोट्स भी दिए हुए हैं। ये जो फुट स्टेप का साइन आपको बना हुआ है मार्कस के सामने, दिस मीन्स के टॉप ट्यूटर्स जो हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार इस पर किया हुआ है कि बच्चों ने कहाँ पर गलती की थी, किस चीज को कैसे करना था, बच्चों ने क्या किया। तो कभी टाइम मिले, आई गेस एक दो को तो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो है वो अक्सर आप टाइम मिल जाता है आपको, तो आप इन चीजों को जरूर पढ़ें, आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा इन चीजों से, ठीक है। तो देखें, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ फिलहाल आपके साथ दूसरे वाली, तो हम्म। अच्छा चले, अब देखिए स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप सो आपको स्क्रीन नजर आ रही, जी आ रही है, ओके। अच्छा मार्कस वाला क्वेश्चन देखें, बड़ी पहले तो 3 नंबर उसने बड़ी आसान से जो है आपको रिप्रेजेंट करके उसने दिए हुए हैं। तो देखिए वो कहता है दिस सिनेरियो रिलेट्स टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये वाला जो साइन है ना, ये वाला जो साइन आपको दिया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का साइन होता है, और जो दूसरा ये ग्राफ वाला साइन होता है, ये वाला ये एक्सेल का साइन होता है, ठीक है। उसने आपको बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर सॉल्व करने हैं। एक्सेल का क्वेश्चन एक्सेल पर सॉल्व करें, और वर्ड का क्वेश्चन वर्ड पर, ज्यादा होशियारी नहीं करनी और आगे पीछे क्वेश्चंस नहीं करने। Inheritance tax legislation does not actually contain a definition of who is and who is not a अफाक chargeable। भाई, जी जी। सॉरी एक मिनट, ये वापस रिपीट करेंगे फोन, ये जो लैपटॉप स्क्रीन वाला है, कौन सा? ये वाला जो भी आपने पॉइंट बताया था एक्सेल और वर्ड का। हाँ वो मैं कह रहा था कि ज्यादा होशियारी नहीं करनी, एक्सेल वाला क्वेश्चन वर्ड पे नहीं करना, वर्ड वाला क्वेश्चन एक्सेल पे नहीं करना। ये जो है वो एक्सेल का साइन होता है, ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और ये वाला जो साइन है ये वर्ड का साइन होता है, ये ठीक है। फुल कलर्ड भी देखा है मैंने, हुआ हुआ उसका क्या मतलब है? ये जो कलर्ड लैपटॉप मतलब? स्क्रीन बनी हुई, फुल ब्लैक हुई हुई है ये लैपटॉप स्क्रीन, पिछले क्वेश्चन में था ये। कौन सी? हाँ, ये शायद मैंने आंसर में देखा है, वो फुल जो है ना ये स्क्रीन ब्लैक हुई हुई थी लैपटॉप वाली। अच्छा पता पता नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया। तो मेरे हिसाब से प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगी शायद, अगर एक हाथ में होगी। चले चले आगे चलते हैं। अच्छा चले, वो कहता है कि इनहेरिटेंस टैक्स लेजिस्लेशन जो है, यानी जो उसके रूल्स हैं, उसमें उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं बताई हुई कि कौन सा चार्जेबल पर्सन है, कौन सा चार्जेबल पर्सन नहीं है, ठीक है।
पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन वेदर और नॉट अ मैरिड कपल इज ट्रीटेड एज अ चार्जेबल पर्सन फॉर इनहेरिटेंस टैक्स। वो ये कहता है कि आप मुझे बताओ कि क्या एक मैरिड कपल इनहेरिटेंस टैक्स पर्पस के लिए चार्जेबल पर्सन कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आप बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि वो चार्जेबल पर्सन कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? नहीं जी होंगे। जनाब बताएं, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। आई थिंक होंगे। एक्सप्लेन करें ना। पर क्योंकि मतलब मतलब अगर अगर वाइफ मर जाती है शोहर से पहले, तो फिर आई थिंक उस पर जो अनयूज्ड अलाउंस होता है वो सारा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बात भी ठीक तो है आपकी। तो फिर आई थिंक चलिए देखिए, ये बात तो तब आएगी ना जब आप इस बात का जवाब दें कि वो चार्जेबल पर्सन होंगे या नहीं होंगे। सर देखें, चार्जेबल पर्सन होंगे जब भी तो आप क्वेश्चन वो आपसे ये जब भी तो कर रहे आप हैं ना कि मैरिड कपल एक चार्जेबल पर्सन ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैरिड कपल की बात हो रही है यहाँ पर। मैरिड कपल या सिविल पार्टनर्स जो भी हैं उनके, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है, आप बताएं। तो मैं तो कह रहा हूँ आई थिंक चार्जेबल होंगे। अच्छा, और अली आपको क्या लगता है? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैरिड कपल है, इसमें जो ट्रांसफर जो होता है ये, इसमें कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, इसलिए जो अच्छा, हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड। सही है, अच्छा ठीक है। और समीर आपको क्या लगता है? जी समीर जल्दी से बता दें। अच्छा जी चलें, देखें, क्वेश्चन पढ़ें, उसने लिखा हुआ है कि वेदर अ मैरिड कपल या सिविल पार्टनर्स विल बी कंसिडर्ड अ चार्जेबल पर्सन और नॉट। तो सबसे पहले तो आप क्लियर कट ये बताएं कि मैरिड कपल एक एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो दो लोग हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट लाइन शुड बी कि मैरिड कपल जो है वो एक चार्जेबल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग टेक्स्ट होते हैं। देखो, हस्बैंड अलग टैक्स देता है आईएचटी का, और जो वाइफ है वो अलग टैक्स देती है आईएचटी का, दोनों मिल के कोई टैक्स नहीं देते। एक तो ये बात है। दूसरी आप ये बात इसमें लिख सकते हैं, लाइक बट जो इंटर स्पाउस ट्रांसफर्स होते हैं, यानी हस्बैंड टू वाइफ ट्रांसफर या वाइफ टू हस्बैंड ट्रांसफर, या जो सिविल पार्टनर्स ट्रांसफर्स होते हैं, रजिस्टर्ड सिविल पार्टनर्स, वो ट्रांसफर्स एग्जेम्प्ट होते हैं आईएचटी के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। और इसमें तीसरी बात आप ये लिख सकते हैं, जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस के बाद बताऊंगा, कि जब लेट्स से जिस तरह अब्दुल्ला ने बोला कि अगर वाइफ पहले डेथ हो जाती है या हस्बैंड की पहले डेथ हो जाती है, तो वो एक दूसरे के कुछ अनयूज्ड बैंड्स यूज कर सकते हैं, और वो वाकई में यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होते हैं, वो आपके उसमें लिखे हुए हैं। वो आफ्टर इन इन क्वेश्चंस की हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो तीन बातें हैं कि मैरिड कपल एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो चार्जेबल पर्सन नहीं होगा। जो मैरिड कपल में जो हस्बैंड वाइफ है वो अलग अलग टैक्स होते हैं, यानी होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दे आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल टैक्सेबल या चार्जेबल पर्संस एज पर आईएचटी इनहेरिटेंस। मैरिड कपल इटसेल्फ इज नॉट अ चार्जेबल पर्सन। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब है? कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, वो अपने ओनर से डिफरेंट है। इस तरह मैरिड कपल तो डिफरेंट नहीं है, मैरिड कपल एक एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें हस्बैंड वाइफ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हस्बैंड वाइफ चार्जेबल हैं, मैरिड कपल इटसेल्फ एक चार्जेबल पर्सन नहीं है। हाँ, हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो इंटर स्पाउस ट्रांसफर्स होते हैं वो, अच्छा ट्रांसफर को ट्रांजैक्शन नहीं लिखता, मैं अक्सर गलती में ट्रांजैक्शन बोल देता हूँ। ट्रांजैक्शन इज समथिंग एल्स, ट्रांसफर इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ट्रांसफर जो उनके दरमियान होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं आईएसटी के। फिर अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये बात जरूर लिख देना, उसमें ऐड कर दो कि उन वो अक्सर अगर लेट्स से इफ हस्बैंड और वाइफ और एनी वन ऑफ देम डाइज बिफोर
dies earlier, then the remaining partner or the alive partner can use the unused band of the deceased one, right? कि जो बंदा मर जाता है उसके अनयूज्ड बैंड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। कौन से वाले अनयूज्ड बैंड होते हैं? जो निल रेट बैंड होता है ना, वो यूज हो सकता है, और जो रेजिडेंस निल रेट बैंड होता है, ये दो बैंड्स आप यूज कर सकते हो अपने मियाँ बीवी के, जो जिसकी डेथ पहले हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपने 1 मार्क। अब देखो 1 मार्क का क्वेश्चन क्या है कि आपने कोई इसमें तमहीद नहीं बांधनी, 10-15 लाइन से नहीं लिखनी, हार्डली 2-3 लाइनों में आपने ये बात एक्सप्लेन कर देनी है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलें। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लें, अगला पार्ट नंबर बी। वो कहता है स्टेट द स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स मेजर्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू मैरिड कपल। अच्छा, इसमें जो है वो अब यही बात अभी, अच्छा ठीक है, वो जो बात मैंने आपको अभी भी बताई है ना कि इंटर स्पाउस ट्रांसफर्स और अनयूज बैंड, वो आप इस वो बातें आप इसमें लिख दे बस पॉइंट्स बना के, वो मैंने शायद दोनों में एक ही में बता दिया। ठीक है, मैं ये जो पहले वाला है इसमें आपने सिर्फ ये बता देना है कि वो दोनों अलग अलग सेपरेटली टेक्स्ट होंगे, और पॉइंट नंबर 2 में बता दो कि वो एक दूसरे के अनयूज बैंड यूज कर सकते हैं, कौन से वाले? नील रेट बैंड और रेजिडेंस बैंड, अच्छे नंबर लेने के लिए। और दूसरा आप ये बता दो कि वो इंटर स्पाउस ट्रांसफर्स उनकी एग्जेम्प्ट होती है। ये दो बातें आप पॉइंट नंबर 2 में बता दो। ठीक है, बस ये इसका कंप्लीट जवाब, मतलब 3 लाइनें आप लिखो, एक लाइन का एक नंबर, बाकी 2 लाइनों के दो दो नंबर आपको मिल जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। चलें। चलें, अब इसका जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं आपके साथ अपनी एक्सेल स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अपने पास ये क्वेश्चन ओपन कर लें, ताकि आपको साथ साथ आप ये क्वेश्चन देखते रहें, और जहां आपको कोई मसला हो तो आप वो पूछते रहें। ठीक है, चलें। हम्म, ठीक हो गया। चलें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 211 मार्कस का क्वेश्चन है, और पार्ट नंबर सी है हमारे पास। ठीक है, चल अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सी हमें क्या बोलता है। अच्छा, वो कहता है मार्कस डाइड ऑन 31 दिसंबर 2024, रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है। हम यहाँ पर लिख देते हैं डेथ, डेथ डेट लिख देते हैं हम लोग। डेथ डेट कितनी है जी उसकी? 31 दिसंबर। अच्छा जी, न्यू ईयर पे बेचारा घर वालों के लिए सैड ईयर बना गया 2024। ठीक है, चलो, डेथ ईयर भी उसका लिख लिया हमने। और वो कहता है ही हैड मेड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अच्छा, ऑन 14th जनवरी 2013 मार्कस मेड अ चार्जेबल, अच्छा क्वेश्चन पहले आप पढ़ लेते हैं, उसने हमसे मांगा क्या हुआ, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट कर लें। कैलकुलेट इनहेरिटेंस टैक्स विल बी पेएबल एज अ रिजल्ट ऑफ मार्कस डेथ, ये एक बड़ी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है इनहेरिटेंस टैक्स में। तो आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें कि आपके क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये चीज लाजमी वो आपसे एक हैवी अमाउंट ऑफ मार्क्स की बदौलत मांगेगा। 6-7 मार्क्स के जो है ना वो इसके जरूर होंगे, तो आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरीके का एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 3-4-5 रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, चलें। अच्छा, पहला क्या है कि मार्कस मेड अ चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर ऑफ 315 टू अ ट्रस्ट, देयर वाज नो लाइफ टाइम। अच्छा जी, ठीक है जी। नंबर 1 हम लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास? सीएलटी है। ठीक है, और सीएलटी किसको जाता है? ऑब्वियसली आपको पता है, ट्रस्ट को जाता है। चलें जी, अगेन आप लोग मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जरा मुझे बताएं, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बताएं जी। सर इसमें चार्जेबल लाइफ टाइम में से एनआरबी लेस करेंगे, 3 3 3 to 25,000 की। आप जरा पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसने? सर सबसे फाक भाई, सबसे पहले हम एग्जाम्पशन जो है, एनुअल एग्जाम्पशन हम्म। दिस ईयर एंड लास्ट ईयर की, वो जो है वो हम लेस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा? सो उसके बाद जो है आंसर आ जाएगा 309,000। सही है, और? अब जी, अब क्योंकि पीछे जो है, जो एनआरबी गिवन है वो है 325,000, लेकिन हम्म। इससे पहले कोई सीएलटी नहीं हुआ है, तो इसलिए वो जो है हम इसको ये पूरा जो 309 है ये कंज्यूम हो हम्म। जाएगा। तो ठीक है, जीरो आ ओके जाएगा हो गया, ओके हो गया, ठीक है। चार्जेबल।
ठीक है, ये लाइफ टाइम की बात हो गई, जो कि अब मैं सोचा था आप मुझे ये बताओगे कि क्योंकि उसने ये लिखा हुआ है कि देयर वाज नो लाइफ टाइम इनहेरिटेंस टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द दिस, जिसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम इस पर कोई भी गिफ्ट नहीं पे होगा। तो आपने बात बिल्कुल सही की है कि एनआरबी से माइनस हो गया तो वो एनआरबी यूज होगी। चलो ये बात तो समझ में आ गई। लाइफ टाइम हो गया, डेथ के टाइम पे क्या होगा? सेम स्टेप्स ही तो होंगे। नहीं, आ, नहीं, डेथ के टाइम पे तुम लोग 7 इयर्स पीछे जाएंगे ना। तो उसने ये गिफ्ट गिफ्ट पे उसने टैक्स कैलकुलेशन की हुई है, तो वो भी लेस लेस होगी। और आई थिंक वो जो डेथ आप पहले डेथ ये पे देखो ना, तुम्हारा एनआरबी है। आप पहले ये देखो कि डेथ हो कब रही है और गिफ्ट कब हो रहा है, सॉरी ट्रांसफर कब हो रहा है। आप पहले ये चेक करो ना कि डेथ ट्रांसफर होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, नहीं, नहीं होगा। ऐसा बहुत ही है ना। पहले हो तो रहा है। देखो जिस जी, जिस तरह हमने 7 इयर्स। जिस जिस तरह हमने यहाँ पर ये पहले वाला जो सिनेरियो यहाँ पर हमने किया था, एज इट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही वाला सिनेरियो यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। और यही बात हम इसमें लिखेंगे कि द सी एल टी मेड ऑन, द सी एल टी मेड ऑन कब हुआ था? 14 जनवरी 2020, sorry, 2013 is considered to be fully exempt because it has exceeded the 7 year time limit from from the death time, and so no IHT will be payable on it at a time of death. Number one, lifetime transfer lifetime CLT सॉरी लाइफटाइम IHT कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसने लाइन खुद ही बता दी है कि कोई IHT हमने पे ही नहीं किया, तो एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंडली, डेथ ट्रांसफर कैलकुलेट करना है डेथ टाइम का, वो देख लो 7 ईयर एक्सीड कर रहा है, बस सिंपल ये लाइन आप उठा के लिख दो। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। चलो, अब पॉइंट नंबर टू की तरफ आ जाओ। पॉइंट नंबर टू अगेन क्या है हमारे पास जी, एक और ट्रस्ट को। तो पॉइंट नंबर टू भी दोबारा हमारे पास CLT पे आ रहा है। ठीक है, चलो। वो ये कहता है ऑन 3 दिसंबर 2019 मार्कस मेड अ चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर of 395 to another trust. In addition to the gift, Marcus paid the related lifetime inheritance tax of 96,250 to this on this gift. अब देखो इसका मतलब क्या है, उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है। उसने नंबर वन एक तो ये बताया है कि उसने एक CLT किया, और दूसरा उसने ये बताया है कि इस बार जो इस CLT है इस पर टैक्स कौन पे कर रहा है, टैक्स डोनर पे कर रहा है, मार्कस पे कर रहा है। उसने कितना टैक्स पे किया होगा? 96,250 का टैक्स पे किया होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप यहां पर सबसे पहले लिखो लाइफ टाइम ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर लिख दो डेट, कब हुआ था जी लाइफ टाइम ट्रांसफर? 3 दिसंबर 2019, 3/12/2019। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितना है जी? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है 395,000। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात जरा यहां पर ध्यान से सुने। इस 395 में से हमने क्या माइनस करना है? 395 में से जो है हम माइनस कर देंगे जो हमारी क्या कहते हैं, क्या होती हैं एनुअल एग्जेम्पशंस, वो आरवी। हम जो है वो माइनस कर, नहीं नहीं सॉरी, उसने लिखा हुआ है कि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। ठीक है, सॉरी माय बैड। ये जो उसने 395 दिया है, ये आफ्टर एनुअल एग्जामेशन आया है, तो चार्जेबल अमाउंट उसने आपको कितनी दी हुई है? 395,000। ठीक है, देखें उसने लिखा हुआ है चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर, विच मींस कि ये वाली जो अमाउंट आपकी आई हुई है ये एनुअल एग्जामेशन को माइनस करके आई हुई है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? सर, ये आप एडिशनल एडिशनल आईएसटी ऑन सेल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं अभी सिर्फ लाइफ टाइम का आपको बता रहा हूं कि जब उसने ट्रांसफर किया होगा ना, तो उस वक्त उसकी क्या अमाउंट बन रही होगी। तो उसने ये बोला कि उस केस जब उसने ये ट्रांसफर किया था, तब उसकी जो चार्जेबल अमाउंट थी वो 395 थी। चार्जेबल का क्या मतलब है कि इस अमाउंट से एनुअल एग्जामेशन माइनस हो चुकी है। यानी उसने असल में अमाउंट की होगी 401 की, उसने अमाउंट ट्रस्ट में जो भेजी होगी वो 401 थी, जिसमें से 6,000 की एनुअल एग्जामेशन माइनस हो चुकी है, और चार्जेबल अमाउंट कितनी आई है? 395,000 की। यहां सही तक है, बात सही समझ है में जी। आई? जी, जी, ठीक है, जी। चलो।
अब अब देखो एनआरवी जो थी नील रेट बैंड, वो तो ऊपर वाले से माइनस हो चुका होगा, ऐसा ही है ना। 315 वाले से तो माइनस हो चुका होगा, और ये तो 7 ईयर के गैप में आ रहा है। पहला वाला 2013 में था, ये 2019 में है। 6 ईयर्स के गैप में आ रहा है, तो एनआरवी तो यहां पर यूटिलाइज हो चुकी होगी। इस वजह से यहां पर कोई एनआरवी नहीं थी। उसने ये कहा कि इस पर जो आपने टैक्स पे किया है, वो टैक्स कितना पे किया है, वो टैक्स आपने पे किया है 96,250। और वो टैक्स किसने पे किया है, वो मार्कस ने पे किया है। तो उस केस में आपको पता है कि आप ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, चार्जेबल अमाउंट और टैक्स को ऐड कर देते हो, तो ये आपकी ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी। ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब है कि जब डेथ के टाइम पे आईएचटी लगेगा, तो वो किस पे लगेगा, वो इस ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। चलो, अब देखो, अब लाइफ टाइम ट्रांसफर्स के बाद हम यहां आ जाते हैं डेथ टाइम पर। अच्छा जी, डेथ कब हो रही है जी, डेथ हो रही है 31 दिसंबर 2024 को। और हमारे पास जो चार्जेबल अमाउंट कितनी पड़ी है, ग्रॉस अमाउंट, वो पड़ी है 491250 की। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अमाउंट पड़ी हुई है। अब यहां पर आप जरा ध्यान दें कि हमारे पास जो निल रेट बैंड अवेलेबल होगा, वो निल रेट बैंड हमारे पास कहां से कहां तक आएगा। तो देखें, हमारे पास जो 7 ईयर्स का टाइम गैप हमारे पास जो है वो बना था, ये वाला, ये जो हमारे पास 7 ईयर्स का टाइम गैप बना था, इस टाइम गैप में हमारे पास जो निल रेट बैंड यूटिलाइज हो चुका था, वो एक 315 वाला पूरे का पूरा जो है वो यूटिलाइज हो गया था। ऐसा ही है 315 का। अब आपने क्या करना है कि 325 का निल रेट बैंड आपके पास अवेलेबल था, और वो निल रेट बैंड, बल्कि मैं इसकी वर्किंग इधर कर देता हूं। ठीक है, इसमें से आपका जो 315 का सीएलटी था, वो आपका माइनस हो जाएगा पूरा, क्योंकि डेथ के टाइम पे एनुअल एग्जम्पशंस कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, वो आपकी बचेंगी 10,000। ठीक है, 325 का निल रेट बैंड था, सीएलटी 315 का आपने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि ये आपके सीएलटी जब हुआ था उसके 7 ईयर्स के टाइम में आ रहा है। इस वजह से ये डेथ के टाइम पे आपकी निल रेट बैंड को अफेक्ट करेगा। रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 की, तो यहां से आप माइनस करेंगे 10,000। आपकी टैक्सेबल अमाउंट यहां पर बचेगी 481,250। ये आपकी बन जाएगी हाँ, 481,250। ठीक है, 481,250 आपकी बन गई। 481,250 पे आपने क्या फोर्टी लगाना परसेंट है आप, सॉरी, 40% रेट लगाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, डेट स्टेट। आईएचटी आप ये लगाओगे, इस पे 40% लगा दो, और ये आपका टू आ फाइव जाएगा 192500। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। क्या उसने हमसे मांगा है कि ये आ, कौन पे करेगा, उसने हमसे नहीं मांगा हुआ। अच्छा, अब जरा ये देखो कि यहाँ पर टेपर रिलीफ हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। उसकी डेथ हो रही है 2014 में, और उसने ये ट्रांसफर किया था 2019 में, मतलब कि 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो रही है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा टेपर रिलीफ की। आप मुझे बताओ कितना परसेंट टेपर रिलीफ मैं यहाँ लगाऊंगा, पेपर रिलीफ एटी मुझे बताओ परसेंट कितना क्योंकि परसेंट लगेगा। ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 7 years, तो 80%। जी सर, 80% भी लगे। 80%? जरा काउंट करो, मंथ्स भी लो ना, आप सिर्फ 20 ईयर्स को देख रहे हो, मंथ्स भी लो। 2014 में डेथ डेथ हुई थी ना, जनवरी में। दिसंबर 2014 में ना, आप मंथ्स भी काउंट करो साथ। सॉरी, दिसंबर 2014। देखो, 3 दिसंबर को उसने किया, तो 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर 2019 से 2020 3 दिसंबर 1 साल, फिर 2021 3 दिसंबर 2 साल, 2022 3 दिसंबर तीन ट्वेंटी साल परसेंट होगा। कितना? 20%, 20, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 4, इक्वल टू 4 है, तो 20%।
नहीं नहीं, देखो काउंट करो। ये आपका बनेगा, ठहरो रुको, 3 दिसंबर 2020 तक 1 साल, फिर 3 दिसंबर 2021 तक 2 साल, 3 दिसंबर 2022 तक 3 साल, 3 दिसंबर 2023 तक, सॉरी 2023 तक 4 साल, ठीक है। और फिर 3 दिसंबर 2024 तक 5 साल, और 5 साल पूरे हो चुके हैं, 5वें साल के बाद उसकी डेथ हुई है, तो ये 5वें और छठे साल के दरमियान में बनेगा, तो ये 60% आएगा। सही है। समझ में आया? जी। ठीक है, तो आपने ये मंथ्स और डेट्स को ध्यान से करना है। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करें 60% के साथ, ठीक है, और इसको आप जरा क्लोज करें अपनी ब्रैकेट्स में। नहीं नहीं, सॉरी। सर, ये वैसे वैसे वर्किंग वर्किंग्स के तो नंबर मिलेंगे ना, मतलब ये जो हाँ हाँ, वर्किंग्स के ऊपर नंबर मिलेंगे आप, टैक्स के मार्क्स ही इस चीज के होते हैं। ये जो पूरी इतनी बड़ी वर्किंग करके आए, ऊपर नीचे से गलती होगी तो ऐसे तो नहीं कि पूरा सवाल ही गलत काट नहीं, देंगे। ऊपर जो आपके होंगे ना, जितना आपका ठीक होगा उन सब के नंबर मिलेंगे, जो आपके गलत होंगे उनके नंबर नहीं मिलेंगे। सही। ठीक है, तो आपका आई एच टी पेएबल जो है वो कितना बनेगा, आई एच टी पेएबल हो जाएगा, ऐड कर दें इसमें, तो दैट इज 77,000 आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, 77,000 जो है वो आपका आई एच टी पेएबल है, लेकिन आई एच टी ऑलरेडी पेड कितना है, जो आपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम पे किया, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपने पे किया था 96,250, ऐसा ही है ना? आपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम पे कर दिया 96,250, अब वो ज्यादा है डेथ के आईएचटी से, तो आईएचटी पेएबल आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0। अब मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तमाम वर्किंग्स जो है वो, जितनी सब वर्किंग्स हैं वो अपनी राइट साइड पे लेते जाओ। एटलीस्ट मैं यही करता था कि जितनी सब वर्किंग्स होती थी वो अपनी राइट साइड पे करता जाता था, मेन वर्किंग अपनी सारी लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर देता होता था। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि आप भी जिस तरीके से भी आप हो, लेकिन मेक श्योर करो कि भाई जो भी चीज जिस तरीके से भी आप कर रहे हो वो आपकी क्लियर नजर आनी चाहिए। ठीक है, चले, ये हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। तो थर्ड वाला पॉइंट जरा अपनी बुक्स में देखें। ऑन 1 जनवरी 2020 मार्कस मेड अ गिफ्ट अ पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर, उसने बता दिया है कि ये पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर है। और आपको याद होगा ये द वेरी फर्स्ट जो फॉर्मूला है मैंने आपको इसका बताया था। ठीक है, 30,001 ऑर्डिनरी शेयर्स इन स्कैरम लिमिटेड unquoted investment company to his daughter. Before the transfer, Marcus owed all of the Scarum Limited issued share capital of 100,000 on 1 January 2020। Scarum, अच्छा ये पढ़ लीजिएगा। चले, इसको सॉल्व करते हैं जी। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर। ठीक है, चले, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास पोटेंशियली एग्जाम्ड ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसको हम जो है सबसे पहले पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर की हम यहाँ पर लाइफ टाइम ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। लाइफ टाइम ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ये शेयर्स का क्वेश्चन है जिसमें बिफोर द शेयर एंड आफ्टर द शेयर की बात हो रही है, तो आपने वो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने लगाया था वो वहां से स्टार्ट करना है। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, बिफोर ट्रांसफर वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी, तो उसने आपको बताया हुआ है कि देखो 100,000 हमारे पास शेयर थे, और हर शेयर की क्या वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, 12 पाउंड दे रहे हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है लास्ट लाइन देखो 12, इसी पैराग्राफ की, 12 पाउंड ईच फॉर अ होल्डिंग ऑफ 100%, कि जिस बंदे के पास 100% होल्डिंग है उसको शेयर कितने का पड़ रहा है, 12 पाउंड का। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 120,000। 6 जीरो आएंगे ना,
6 जीरो आएंगे? नहीं, 1 जीरो कम आएगा। हाँ, 5 आएंगे। 5। 1.2 मिलियन। हाँ, जी। 1 2, नहीं मैंने ज्यादा लिख दिए हैं, 2 और 3, हाँ 5। अब ठीक है, 5 जीरो आ गए, ठीक है। तो ये अब आ गया। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स बन गई, ठीक है। अब मैंने कितनी वैल्यू ट्रांसफर कर दी है, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी देख लेते हैं। तो वो ये कहता है कि आपने कितनी वैल्यू ट्रांसफर की है, तो उसने देखो लिखा हुआ है कि 30,000 शेयर्स आपने ट्रांसफर जो है वो कर दिए हैं। तो 30,000 शेयर का क्या मतलब है, 30% का बनेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि 100% थी उसके पास। तो 30,000 शेयर्स को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करें 5 से, तो कितना बन जाएगा, जरा कैलकुलेट करें। सर पूरी अमाउंट यहाँ पे खाली 30,000 सॉरी, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मैं मैं पूछा था पूरी अमाउंट या फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5। नहीं नहीं, देखें, जो 100,000 शेयर्स है ना उसके पास, उसमें से उसने जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं अपने कितने, 30,000 शेयर्स जो है उसने ट्रांसफर कर दिए हैं। या बल्कि नहीं, इस तरह नहीं करें, इसको हम करते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर ट्रांसफर। ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया, ये इधर लिखना था मुझे, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, नहीं, वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर ट्रांसफर, सॉरी, आफ्टर ट्रांसफर। हाँ, वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर ट्रांसफर, तो देखो उसने 100,000 में से 30,000 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो पीछे कितने बचे उसके पास, 70,000 शेयर्स, क्योंकि उसके पास 100% होल्डिंग थी, राइट। तो देखो 70,000 जो शेयर्स थे वो कितने पे वैल्यू हो रहे होंगे, तो 70% जो होल्डिंग है वो 9 पाउंड पे जो है वो वैल्यू हो रही है। तो 70,000 को जरा 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है। 630,000, 630 ये आ रहा है 630, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि हमने जो निकालना था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दिस वन माइनस दिस वन, तो वो आ जाएगा 570, यानी 570 की अमाउंट उसने जो है वो क्या की है, वो ट्रांसफर कर दी। यहां तक बात समझ में आ गई, जी। ठीक है। तो अब हम लाइफ टाइम ट्रांसफर उसने कितने का किया, उसने 570 का किया है। तो अब हम यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितनी थी, 570,000 थी, जिसमें से एनुअल एग्जाम्शन, मैं अब बार बार जो है वो नहीं लिख रहा, मैं जस्ट लिखूंगा 3,000। आपने नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड भी मेंशन करना है 3,000। तो आपकी चार्जेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी, माइनस के साइंस आपने खुद लगाने हैं। 564,000 मेरे पास जो है वो कह रहे हैं, सॉरी, चार्जेबल अमाउंट आ जाएगी। जहां तक चार्जेबल अमाउंट आ गई, आपको पता है कि हम पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर से नील रेट बैंड माइनस नहीं करते, तो लाइफ टाइम ट्रांसफर में 564 इसकी आंसर, सॉरी इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई। तो ये बात वापस रिपीट करिएगा कि हम लोग क्या पीईटी से नील रेड बैंड माइनस क्यों नहीं करते। हाँ ना, लाइफ टाइम ट्रांसफर जब हमारे पास होता है ना, तो लाइफ सॉरी पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर जब होता है, तो उसमें से हम अपना नील रेट बैंड माइनस नहीं करते। नील रेट बैंड लाइफ टाइम के केस में सिर्फ सीएलटी से माइनस होता है, सही। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, जी। जी। ठीक हो गया। चले, इसके बाद जो है, अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, देख क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा यहाँ वापस आए जरा क्वेश्चन में, और पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 में जो सीएलटी है वो कब हो रहा है, वो 3 दिसंबर 2019 को हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये 1 जनवरी 2020 को हो रही है, तो उसी साल हो रहा है। हमने तो एनुअल एग्जाम्शन 395 में से माइनस कर दी थी ऑलरेडी। इसका मतलब है कि हम इस पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर में से ये एग्जाम्शन माइनस नहीं करेंगे, और इसकी जो चार्जेबल अमाउंट है वो वापस 570 ही बनेगी।
एनुअल एग्जाम्पशन इसकी जीरो हो जाएगी, इस साल की भी जीरो हो जाएगी, पिछले साल की भी जीरो हो जाएगी। देखें जरा ध्यान दें डेट्स पे, मैं तो भी देख रहा हूँ डेट्स। जो सीएलटी था वो 3 दिसंबर 2019 को हुआ, आपने ये वाला ट्रांसफर किया 1 जनवरी 2020 को, ये तो इसी साल हो रहा है। आपने तो दोनों एनुअल एग्जाम्पशन सीएलटी में यूज कर चुके हैं। समझ में आया? तो हम इसकी चार्जेबल अमाउंट 570 ही लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, चलें। अब ये हमारा लाइफ टाइम ट्रांसफर हो गया, अब हम बात करते हैं डेथ पे आ जाते हैं। डेथ टाइम, आई गेस मुझे दोबारा डेट लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगी। तो डेथ टाइम पे जो हमारे पास अमाउंट है वो कितनी है? अमाउंट है 570 की। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ चार्जेबल अमाउंट 570 की है। ठीक है, अब 570 में देखो नील रेट बैंड तो ऊपर सारा यूज कर चुके हो ना आप लोग, उसमें तो वो सिर्फ 10,000 अवेलेबल था, राइट? वो तो अब यहाँ पर तो नील रेट बैंड, आप हेडिंग दे दो नील रेट बैंड की, वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट आपकी कितनी बनेगी? 570,000 की बन जाएगी। इस पर आप सीधा सीधा आईएचटी अप्लाई करो, आईएचटी 40%। ये तो आसान हो गया अब आगे जाके। ठीक है, आईएचटी 40% का, इसका 40% कैलकुलेट करो जरा, ये 40%, दैट इज टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी एट एट इसको हाईलाइट कर जी। दो। इस पे भी टेपर रिलीफ लगेगा। अब इस पे टेपर रिलीफ कितना लगेगा जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। टेपर रिलीफ बताओ जल्दी से कितना लगेगा। इस पे टेपर रिलीफ कैलकुलेट करके मुझे बताएं प्लीज। जी जी सर। कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखो किस डेट को हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1 जनवरी 2020 से, तो 1 जनवरी 2020 से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। हाँ जी बताएं, टेपर रिलीफ कितना आया? टेपर रिलीफ कैलकुलेट करें। 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक 1 साल, 2022 तक 2 साल, 2023 तक 3 साल। तो ये आपका बनेगा 3 और 4 साल के दरमियान में। ऐसा ही है? नहीं, 3 और 4 साल के दरमियान में नहीं, ये बनेगा 4 और 5 साल के दरमियान में। हाँ, 4 और 5 साल के दरमियान में आपका ये बनेगा, तो वो आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो आपका टेपर रिलीफ बन जाएगा एट द रेट 40%। ओहो सॉरी, टेपर रिलीफ एट 40%। और इसका अब आप जरा 40% कैलकुलेट कर लें और इसके सामने माइनस भी लगा दें। और इधर आप जो है इसके साथ लगा दें माइनस, -91 200 हो गया। ठीक है, तो आपका जो आईएचटी पेएबल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ
दिस क्या कहते हैं, पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर, तो ये आपका बन जाएगा यानी 136,800। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है वो पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर पेएबल हो जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सर बस ये थोड़ा सा ये डेट्स देखने में डिफिकल्टी होती है, बाकी तो सही हाँ है। देखो, ठीक है, देखो 1 जनवरी से लेकर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब पूरा साल हो गया ना। पूरा साल 2020 का पूरा साल, 2021 का पूरा साल, 2022 का पूरा साल, 2023 का पूरा साल, और 2023 के बाद 2024 का पूरा साल। ठीक है, यानी 4 साल पूरे हो गए। तो 4 साल पूरे हो गए, पांचवा साल स्टार्ट होने, पांचवा साल पूरा नहीं हुआ, तो दैट मेक्स 40%। सही है। ठीक है, तो ये जी। आपका जो है वो आईएसटी पेबल हो जाएगा। यहां तक हमारा जो आई गेस ये जो है, हाँ ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हो गया है। इसका जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो बी पार्ट में और मुझे नहीं लग रहा कि, एक मिनट देखने दें, हाँ बी पार्ट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और देखिए आखिरी लाइन आप देखिए, अंडर द टर्म्स ऑफ हिज विल मार्कस लेफ्ट हिज एंटायर ई स्टेट टू हिज वाइफ। इसका मतलब है ई स्टेट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और वो उन्होंने यहां पर हमें दी भी नहीं हुई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। चले, ये आपके दो क्वेश्चंस जो थे इससे रिलेट कर रहे थे। एक और क्वेश्चन है जो इसका पहला वाला क्वेश्चन है 209, वो आपने खुद देखना, उसमें सीजीटी भी है, तो आई बिलीव वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। अब रही बात इसकी बुक की, तो रुके मैं जरा बुक ओपन कर लूं इसकी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बुक, बल्कि आप इसकी जब बुक ओपन करेंगे, ठीक है, या आप स्टडी आप देखेंगे, तो उसमें 3 टॉपिक्स होंगे। नंबर 1 एक है टैक्स प्लानिंग का, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ निल रेट बैंड एंड रेजिडेंस बैंड। ठीक है, उसकी आपने रीडिंग करनी है कि वो कब और कितने ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने इस इनहेरिटेंस टैक्स में पढ़नी है। और यहां पर हमारा जो चैप्टर है इनहेरिटेंस टैक्स का वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अब कैपिटल अलाउंसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ट्रेडिंग लॉसेस, और फिर इंशाल्लाह कंपनी टैक्स पढ़कर अपने कोर्स को वाइंड अप कर देंगे। यहां तक कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सर अगला चैप्टर कौन सा होगा? कैपिटल अलाउंसेस का मैं, रुकें, आपके साथ जो है वो बुक शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वाले टॉपिक में आपको बोल रहा हूँ कि आपने वो रीड करने हैं। 1 मिनट जरा मुझे दे दें। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये देखें आपको जी बिल्कुल मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम्म, ये तो चैप्टर का स्टार्ट आ गया। अच्छा, ये देखें, एक ये वाला टॉपिक है आपका, किधर, ये वाला एडिशनल, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, 1 मिनट। हाँ ये वाला, सॉरी, ये है मैरिड कपल एंड सिविल पार्टनर ट्रांसफर ऑफ अनयूज निल रेट बैंड, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, ये इसकी रीडिंग है, ये वाली, और रीडिंग के साथ ये इलस्ट्रेशन भी उन्होंने दी हुई है, ये चीज आपने देखनी है। फिर ट्रांसफर ऑफ अनयूज रेजिडेंस निल रेट बैंड, कि वो कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, ये वाला भी आपने इसकी सिर्फ रीडिंग देनी है, क्योंकि ये रिटर्न, ये ना लिखने में जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके थोड़े ज्यादा आते हैं, कि भाई वो आपसे, जिस तरह अभी हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया भी है, तो उस केस में ये आपसे पूछेगा। ठीक है, और आखिरी ये वाला टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा आईएचटी कब पे होगा, तो ये एमसीक्यू में जरूर पूछेगा वो आपसे। और अभी आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चंस किए तो उसमें वो हाफ ऑफ मार्क्स इसके जरूर देगा। आईएचटी प्लानिंग, इसमें वो जनरेशनल गैप के बारे में उसने आपको बताया हुआ है। तो ये 3 आपने सेल्फ रीड जो है वो करने हैं, हार्डली 10-15 मिनट आपको लगेंगे। आपने इसको पढ़ना है, कुछ ना समझ आए तो जरूर पूछिएगा।
इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें।